यह क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 में ही पूछा है, इस साल ही जनवरी मंथ में, तो और 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्किल से रिलेटेड है, बेसिक्स फंडामेंटल्स पर ही क्वेश्चन है। अगर बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट द सर्किल सी, एक सर्किल है जिसका नाम सी है, पास थ्रू द पॉइंट 4 2, कहाँ से पास कर रहा है, 4 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड 0 2, मतलब एक सर्किल है, वो सर्किल क्या है, कहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट है 4 2, एक पॉइंट कौन है 0 2, 0 2 से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड इट्स सेंटर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन 3x + 2y + 2 = 0, है नहीं, मतलब एक सेंटर तो होगा, ये सर्किल है, तो ये कहाँ से पास कर रहा है बताइए। एक सेंटर से एक लाइन, जो सेंटर है, कहाँ से, सेंटर के द्वारा कौन सा पास कर रहा है, इस सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, 3x + 2y + 2 = 0, है नहीं, तो ए स्ट्रेट लाइन क्या है, 3x + 2y + 2 = 0 है, इस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं, अगर पता होगा कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए सपोज ax + by + c = 0, एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0, तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई जनरल पॉइंट लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं, x = अल्फा ले लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, बाई पॉइंट निकाल लेते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a α + by + c = 0, तो b बाई बराबर क्या होता है, -c - a α, बाई बराबर -c - a α बाई b होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े होंगे, पॉइंट जहाँ पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में पॉइंट में पढ़े होंगे। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं, तो ही करेंगे, तो बाई पॉइंट x = अल्फा ले लेते हैं, यहाँ से बाई का वैल्यू निकालते हैं, क्या जाएगा -c - a α, अब भाई b, एक ए हो गया, एक अल्फा हो गया, अल्फा को एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा, बाई कोऑर्डिनेट -c - a α बाई b। तो इस तरह से जनरल पॉइंट हम किसी स्ट्रेट लाइन पर लेते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास कर रहा है, दैट मीन्स सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, या स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, तो यहाँ सेंटर को हम मान सकते हैं, जनरल पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो x = अल्फा रखिएगा, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 अल्फा, बाई कितना हो जाएगा 3, है नहीं, -2 अल्फा बाई 3 हो जाए जनरल पॉइंट। ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो अपने पास एक क्या हो गया, सेंटर का जनरल पॉइंट मालूम हो गया, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना तक तो पता हो गया, इतने सारे एक सेंटेंस पढ़ने पर। आगे बोलते हैं, क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल सी, मतलब एक सर्किल सी का एक कॉर्ड है, उसका लेंथ मालूम करना है, जिसका मिड पॉइंट कितना 1 2 है। दैट मीन्स एक कॉर्ड होगा जो कहाँ से पास कर, उसका मिड पॉइंट क्या है, इस कॉर्ड का 1 2 है, पता है ना कॉर्ड क्या होता है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है कॉर्ड का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर मालूम कर लेते हैं। अब ये सेंटर कैसे मालूम करेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, सेंटर मालूम कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। मान लीजिए ए बी लाइन है, एक कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, ए बी कॉर्ड है, तो इसका लेंथ मालूम करना है। तो बाद में आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर मालूम कर लेते हैं। सेंटर मालूम हो जाएगा तो अपने पास कॉर्ड निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा बाद में बताऊँगा, पहले इसको करते सेंटर मालूम कर लेते हैं। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि एक क्वेश्चन में दिया था, एक सर्किल है जो कहाँ से 4 2 से पास कर रहा है और 0 2 से पास कर रहा है, इतना तक तो हो गया। उसके बाद क्या है, इसका जो सेंटर है अल्फा कोमा -2 अल्फा बाई 3, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है। तो हमें पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर जनरल पॉइंट लेना रहता है, तो x = अल्फा ले लेते हैं, बाई = वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा के टर्म में, उसे जनरल पॉइंट अल्फा कोमा और बाई कोऑर्डिनेट -2 अल्फा बाई 3 हो जाएगा। तो जब इतना हो गया तो अपने पास ये मालूम हो गया। तो अभी आपको पता होगा, बेसिक्स इसलिए बोले तो फंडामेंटल्स ही हैं, कि ए क्या है, रेडियस होगा सेंटर से, इस सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है, तो ये क्या आता है बताइए, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस का बीच का दूरी क्या होता है, रेडियस कहलाता है। रेडियस क्या होगा, ए बी रेडियस दोनों सेम होगा। तो हम यहाँ पर देखिए, इसी को फिर से हम बना देते हैं, तो यहाँ से क्या है, अल्फ़ा है और -2 अल्फा बाई 3 है, तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये 0.42 है, एक पॉइंट कितना 0 2 है। अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर इसे ओ मान लेते, इसे पी मान लेते, क्यू मान लेते, तो ओ पी बराबर ओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर ओ पी बराबर ओ क्यू लिखिएगा, होगा ना। ए क्या है, रेडियस है भी रेडियस है, हमें डिस्टेंस फार्मूला से लगा नहीं सकते, इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से यूज कर सकते हैं। तो अपने को पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर x1 कोमा y1 रहे और x2 कोमा y2 रहे, इसका डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पता ऑलरेडी। इसको इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो सिमिलरली वैसे करेंगे, ओ पी बराबर ओ क्यू है, तो यहाँ पर इसका इस लाइन से ओ पी लाइन सेगमेंट का ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इससे यूज कर लेंगे, इससे यूज करके अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब अल्फा निकल जाएगा अपने पास तो सेंटर नहीं निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा तो फिर अब डिस्टेंस ए क्या है, ए भी लेंथ निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बताऊंगा, तो वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ओ पी क्या लिख सकते हैं बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ ओ कितना है अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा -2 अल्फा बाई 3 -2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। फिर ओ क्यू करना है, तो क्यू क्या होगा, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या करना प्लस -2 अल्फा बाई 3 और -2 का होल स्क्वायर होगा। अब क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर अब पता है स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे दोनों, तो पता है किसी भी स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल गया, एक्स ही आएगा, तो यही आएगा। तो एक्स जब निकल के आएगा तो इसका भी बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अल्फा -4 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बाई 3 और -2 का होल स्क्वायर, फिर क्या अल्फा स्क्वायर अब प्लस -2 अल्फा बाई 3 -2 अल्फा बाई 3 -2 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है नहीं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा -4 का होल स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को पता होगा एक्स स्क्वायर है इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक्स वाई रियल नंबर है, तो मॉड ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस वाई भी लिख सकते हैं, ये पता है नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स रियल नंबर है, एक्स और वाई, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, तो यही करेंगे। अल्फा -4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 4 को लिख सकते हैं अल्फा -4 इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। तो इसके दो कंडीशन होंगे, एक अल्फा -4 बराबर अल्फा हो जाएगा, एक आ जाएगा अल्फा -4 बराबर माइनस अल्फा। अल्फा -4 बराबर अल्फा लिखेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो -4 और 0 जो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा ना पॉसिबल। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इधर जाएगा तो अल्फा हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा। तो यहाँ से अल्फा अपने पास आ गया, आया कि नहीं आया, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से सेंटर निकल नहीं जाएगा, तो सेंटर निकाल लेते, एक पेज ले लेते एक्स्ट्रा तो ठीक रहेगा। तो सेंटर ए अपने पास हो गया, ए क्या था, सेंटर निकल गया यहाँ से, तो अल्फा बराबर कितना 2 आया, तो अल्फा बराबर 2 आया तो बाय कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 बाई 3, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -6/3 हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा ना, -2 अल्फा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट निकाले थे, कहाँ निकाले थे बाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो 2 - 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, सॉरी -2 - 3 अल्फा हो जाएगा, यहाँ 3 अल्फा बाई 2 होगा जी, -2 - 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, -2 - -3 अल्फा बाई 2, यहाँ 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ओह सॉरी -2 - 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो -c - a अल्फा होता है, तो -3 अल्फा होगा जी, यहाँ भी 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो गया तो असर नहीं पड़ा अल्फा के वैल्यू पर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 - 3 अल्फा बाई 2 है, तो -6, ये तो -6 रहेगा लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा, तो अपने पास -4 आ जाएगा, सॉरी -4 -8 हो जाएगा, -8/2 बराबर -4 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, और बीटा सॉरी बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट -4 हो जाएगा। अपने पास क्या निकालना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सी, ये है ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल सी हुज मिड पॉइंट इज 1,2। तो यहाँ से क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है, ये भी कॉर्ड का, जिसका मिड पॉइंट कितना है दिया हुआ है 1 और 2, क्या है 1 और 2,
दैट मीन्स अपने को ए मिड पॉइंट है ना, ए मिड पॉइंट है। और अपने को पता है कि अगर कॉर्ड कोई भी सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कॉर्ड और परपेंडिकुलर जो खींचा गया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, किसी सेंटर से किसी सेंटर से किसी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। या तो दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, अगर मिड पॉइंट रहे किसी कॉर्ड का और यहाँ से जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है नहीं। तो हम बोल सकते हैं अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मिला दीजिए। जब इसे मिला दीजिएगा तो ये ओ है और ए जो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो लाइन मिलाएगा वो लाइन क्या हो जाता है, रेडियस हो जाएगा। ये सरकमफ्रेंस है ना, ये सरकमफ्रेंस से और ये सेंटर को जब मिलाएंगे तो रेडियस हो जाएगा। और रेडियस तो आराम से निकाल सकते हैं। अब कहिएगा सर रेडियस कैसे निकाल सकते, अभी बताता हूँ। अब इसमें से क्या होगा, ए मालूम हो जाएगा। कहिएगा सर रेडियस कैसे निकल जाएगा, अभी देखिए यहाँ पर ए सर्किल कहाँ से पास कर रहा है, दिया है ना, क्वेश्चन में दिया था 4 2 से पास कर रहा है और 0 2 से भी पास कर रहा है नहीं, 0 2 से पास कर रहा है। तो बताइए ये दोनों के बीच के डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, या इससे निकाल जाए, इससे निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा ना, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा आपको, है नहीं, इससे रेडियस निकल जाएगा, रेडियस मालूम हो जाएगा। ए पॉइंट मालूम है, 2 -4 मालूम है, सेंटर मालूम हो गया ना। जब सेंटर मालूम हो गया, ए पॉइंट मालूम है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये डिस्टेंस नहीं निकालना, इसे डी मान लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल जाए, मिड पॉइंट है तो 2 × AD हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल है, सर्किल पर सेंटर मालूम हो गया 2 -4, तो यहाँ से रेडियस निकाल ही सकते, रेडियस 4,2 या 0,2 से पास कर रहा है, तो यहाँ से रेडियस पहले निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियस ही निकाल लीजिए। जब रेडियस निकाल लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 2 - 0 का होल स्क्वायर और -4 -2 का होल स्क्वायर, है नहीं, यही होगा रेडियस। रेडियस ऐसे ही निकालेंगे ना, रेडियस निकल जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, 4 प्लस कितना आ जाएगा, -6 का 36, दैट मीन्स √40 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, √40। तो हम बोल सकते हैं रेडियस कितना है, √40 आ गया। तो अपने को करना क्या था, कोई कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ था, 1 और 2, देखिए ना, मिड पॉइंट 1 और 2 है, तो मिड पॉइंट दिया हुआ 1 और 2, उसे ही यूज करेंगे, 1 और 2 दिया हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि अपने को चाहिए ए बी लेंथ चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी इसे मिड पॉइंट है, इसे डी मान लिए, तो डी जब मान लिए तो क्या है, इसको इससे मिला दीजिए, रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना, √40 है। अब जो ओ है, ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटर मालूम है और मिड पॉइंट मालूम है, तो ये जो डिस्टेंस नहीं मालूम हो जाएगा ओ डी, तो यहाँ से इसको भी निकाल लीजिए। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, √, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस -4 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं, यही होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब 1 अब प्लस कितना है 36, दैट मीन्स 37 हो जाएगा। तो ओ डी डिस्टेंस नहीं निकल गया। अब ओ डी डिस्टेंस निकल गया, यहाँ से ओ डी डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगा ना, अभी जस्ट बताया था, किसी भी कॉर्ड को कोई सेंटर से अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो जो लाइन बनता है सेंटर से मिलाने वाला, और सेंटर से लेके मिड पॉइंट को मिलाने वाला किसी कॉर्ड पर, वो परपेंडिकुलर होता है गिवन कॉर्ड पर, ये ऑलरेडी पता होगा आप लोग को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, तो ए परपेंडिकुलर, ए डिस्टेंस मालूम हो गया, ए डिस्टेंस मालूम हो गया, तो ए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है 40, √40, इसका कितना है √37, अभी जस्ट निकल लेना। 2 - 4 तो निकाले कि किससे, ए रेडियस के कंसेप्ट से यूज करके, दोनों इक्वल था तो यहाँ से निकाल लिए थे, जस्ट बताया ना अभी जस्ट, अल्फा और टू निकाल के यहाँ से निकाले थे। ए 2 -3 अल्फा/2 था, तो यहाँ से क्या आ गया था, बाय कोऑर्डिनेट -4 आ गया था। तो यहाँ से सेंटर निकाल लिए, तो सेंटर निकालने के बाद क्या किया, मिड पॉइंट मालूम था, इसे मिला के यहाँ से क्या निकाल लिया, ओडी डिस्टेंस निकालने, ओडी डिस्टेंस निकालने के बाद और राइट एंगल ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √40 का स्क्वायर माइनस √37 का स्क्वायर,
तो कितना आ जाएगा 40 माइनस स्क्वायर 40 माइनस 37, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 AD डिस्टेंस होगा ना, AD डिस्टेंस होगा। यहाँ पर O है, A है, D है, तो AD डिस्टेंस हो जाएगा। AD डिस्टेंस मिड पॉइंट है ना, AD क्या है, हाफ लेंथ होगा क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या बोलिएगा, जो AB है, AB है, यहाँ D है मिड पॉइंट, तो स्क्वायर रूट 3 है, तो भी स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो टोटल AB कितना हो जाएगा, AB कितना 2AB, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो AB का डिस्टेंस कितना होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो AB का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, बस बेसिकली आपको किसी स्ट्रेट लाइन पर एक कंसेप्ट यहाँ पर अच्छा यूज हुआ, पॉइंट में पढ़े होंगे। तो कोई स्ट्रेट लाइन दिया रहता है, उस स्ट्रेट लाइन पर जनरल पॉइंट लेने के लिए x इक्वल टू अल्फा रख देते हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट मालूम हो जाता है, y कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी तो माने हैं, तो x इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा कॉमा माइनस c अल्फा बाई बी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकाल लिए, x कोऑर्डिनेट मान लिया और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो जनरल पॉइंट मालूम हो गया। जनरल पॉइंट मालूम हो गया तो हमें पता है कि इस सर्किल पर दो पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल करके रेडियस ही अल्टीमेट दोनों का डिस्टेंस इक्वल करके अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद अपने पास जो कंडीशन दिया है और कोड और इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और यूज करके अपने पास ए बी डिस्टेंस निकालने 2 इंटू AD कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, उतना टफ नहीं बोलूँगा। कैलकुलेशन वाइज भी आसानी थे, अगर सही से सोल्व किए होंगे तो क्वेश्चन बन ही गया होगा, या नहीं बना होगा तो देख लीजिए सोल्यूशन कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रैंडम वेरिएबल पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, लेट ए मैट्रिक्स है AIJ बॉक्स है, B 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है सच दैट AIJ 0 बने फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। अब समझने वाली बात है, देन द अपने को वेरिएंस निकालना है x का। अब यहाँ समझना है क्या पूछा गया, एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो एक ऐसा करते हैं कि मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा। यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं कोई परेशानी। लेकिन ये जो यहाँ पर जो बोला गया है क्वेश्चन, यहाँ पर पढ़िएगा, मैट्रिक्स सच दैट AIJ बिलोंग्स टू 0 और 1 दैट मीन्स कहने का मतलब A11 A12 A21 A22 जो एलिमेंट है इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा चाहे 1 होगा। क्या बोला, ये जो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा, इधर 0 होगा चाहे 1 होगा। इसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा A11 A12, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है AIJ जो है 0 और 1 होगा, इसके अलावा संभव नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में इंट्री जो है A11 A12 A21 A22, इसका वैल्यू 0 है 1 होगा, इसके अलावा संभव नहीं। ठीक है, फॉर ऑल आई ये लिखा है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसके इतना तक अपने को पता है, तो क्या आगे बोला उसके आधार पर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। लेट द रैंडम वेरिएबल x दिया है, तो कोई बात नहीं आगे बढ़। रैंडम वेरिएबल x क्या डिनोट किया है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। दैट मीन्स हम क्या इसमें कहने का एक मतलब है, एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल एक क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, जो गिवन ए जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो एंट्रीज है वो कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उसमें से जो बोला है एक्स क्या डिनोट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जब एंट्री 0 और 1 रखेंगे, इधर 0 हो जाएगा चाहे 1 हो जाएगा, तो क्या क्या संभव हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या संभव हो सकता है। देखते हैं अपनी को क्या करना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेने। इस मैट्रिक्स में इंट्रीज क्या होगा, 0 और 1 होगा। इंट्रीज मीन्स से कंस्टिट्यूएंट है जो मैट्रिक्स का A11 A12, तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो क्या रखते हैं सब 0 रख देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए
तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, ऑफ कोर्स जीरो आएगा। और क्या आ सकता है, सिमिलरली इसमें ऐसे रखें, वन वन रख ले, जीरो जीरो रखिए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। तो इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो, सॉरी वन आ जाएगा, क्योंकि ये निकालिएगा ना तो वन इंटू वन माइनस जीरो, तो वन आ जाएगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए यहाँ पर जीरो वन, ये जीरो जीरो वन वन, तो ये माइनस वन भी पॉसिबिलिटी बनती है डिटर्मिनेंट का। तो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, इंट्रीज जीरो वन की यूज कीजिएगा, इंट्रीज में जो वैल्यू आना चाहिए जीरो वन रखिएगा, तो तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, अगर इसे सेट के तौर पर देखिएगा तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगा, जीरो बनेगा, वन बनेगा, माइनस वन बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि जो वैल्यू कंटेन कर सके इन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है नहीं। तो यही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि कोई डिटर्मिनेंट का और वैल्यू हो सके। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मेरा कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट कौन कौन सा इस मैट्रिक्स ए का कौन कौन सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है। तो हमें क्या इंट्रीज तो जीरो वन ही रखना है। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ देखिए ना, आपको कहिएगा सर कुछ एग्जांपल और लीजिए ना जिससे मैं समझ सकूं, तो ठीक है ना जी, वन ले लीजिए, वन ले लीजिए, वन ले लीजिए, जीरो लीजिए, तो यहाँ भी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वैल्यू वन ही आएगा ना, वन इंटू जीरो। आप कहिएगा सर यहाँ लीजिए जीरो वन, यहाँ लीजिए वन, तो भी वैल्यू माइनस वन। कितना भी कोशिश कर लीजिए, जो डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स ए का वो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, वन आएगा, चाहे माइनस वन आएगा, इसके अलावा संभव नहीं। आ रहा है समझ में। तो आपने को क्या बोला था, एक्स क्या था, रैंडम वेरिएबल थे, इस रैंडम वेरिएबल में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट था, तो पॉसिबल वैल्यू वन आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, इसके अलावा संभव तो नहीं थे। आ रहा समझ में। तो अपने को क्या निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो अपने को तो टेबल बनाना पड़ेगा, वो जो चार्ट है उस चार्ट तो बनाना पड़ेगा इस टेबल को। तो अब कहिएगा सर टेबल क्या, रैंडम वेरिएबल टेबल बनता है ना, एक्स होता है, एक्स वैल्यू कंटेन करता है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा कि कौन कितने डिटर्मिनेंट हैं, सॉरी कितने मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट माइनस वन आएगा। तो एक्स तो क्या डिनोट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट डिनोट कर रहा है। तो जो एक्स है या तो वन रखेगा या माइनस वन रखेगा या एक्स बराबर जीरो रखेगा, यही है ना। ये जो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रखे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर स्मॉल एक्स मान लीजिए, जो वैल्यूज को कैपिटल एक्स तो है कि सारे को डिनोट कर रहा है पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन रख लीजिए, एक्स का वैल्यू माइनस वन रखिए, एक्स की वैल्यू जीरो रख ली। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। एक्स इक्वल टू वन क्या है, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। यही तीन वैल्यू संभव है। अब कहिएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना वन आना चाहिए। कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो वो दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने संभव हो सकते हैं अगर जीरो वन इंट्रीज यूज करेंगे तो उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अपने पास तो निकालना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, कितने प्रोबेबिलिटी संभव है, क्योंकि अब अल्टीमेटली क्या निकाल, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ फार्मूला होता है डिस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं ना डिस्क्रिप्ट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगेगा, इसमें कुछ खास आपको पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल जब यूज करते हैं तो इसमें से जब वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू पी होता है, एक्स स्क्वायर इंटू पी होता है, और माइनस क्या होता है, मीन स्क्वायर होता है, पता होगा। ये इसका फार्मूला पर पता होगा, वेरिएंस का फार्मूला क्या क्या यूज किए जाते हैं, है या नहीं। आपको आई थिंक फार्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को एक्स क्या डिनोट करेगा, यहाँ वैल्यू जो ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिनोट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ क्या है प्रोबेबिलिटी, अभी बता रहा हूँ पी का मीनिंग क्या आएगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ समझने के, समझिए बात को। मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, एक्स रैंडम वेरिएबल जो डिनोट किया था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, 0 था, 1 था, -1 था, यही था। तो मैंने क्या किया था, x इक्वल टू जब 0 ले रहे थे, x इक्वल टू -1 ले रहे थे, x इक्वल टू 1 ले रहे थे, तो क्या हो रहा, तो मैं क्या, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इसके कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, p क्या डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट values of determinant is 1 0 -1, यही होगा। तो p किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 1 -1, यही संभव है। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी p इसी को डिनोट कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स मीनिंग पता होगा आपको। अगर प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स मीनिंग क्या होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है ना, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब कहेगा सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने पॉसिबल है, जब अपने पास इंट्रीज 4 ही इंट्रीज है ना, आई जिसमें 1 और 0 यूज कर सकते, इसके अलावा नहीं। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ, बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक इंट्रीज के लिए कितने पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पर कौन कितने वैल्यू रखा सकते हैं, 0 और 1। यहाँ पर कितने वैल्यू रखा सकते हैं, 2 ही वैल्यू, मैक्सिमम 2 ही वैल्यू संभव है। यहाँ पर कितने वैल्यू रखा सकते हैं, 2। यहाँ पर कितने वैल्यू रखा सकते हैं, 2। टोटल कंटेंट एट ए टाइम तो बन ही रखेगा, लेकिन इस स्थान पर कितने वैल्यू संभव हो सकते हैं, 0 रखा सकते हैं एट ए टाइम, 1 रखा सकते हैं, तो 2 वैल्यू है ना इसके लिए, तो 2 वैल्यू रखा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर, यहाँ पर दिया ना 4 पोजीशन है, तो एक पोजीशन के लिए 2 वैल्यू, इस पोजीशन के लिए 2 वैल्यू, इस पोजीशन के लिए 2 वैल्यू, या इसके लिए बोल सकते हैं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने मैट्रिक्स, 16 मैट्रिक्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ से जब निकालेगा, तो टोटल नंबर ऑफ, ये पता होगा कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो निकल गया, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स सही होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, है नहीं। अब फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम किसको बोलेंगे बताइए, x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 क्या डिनोट करता है बताइए, x इक्वल टू आपको डिनोट करता है वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ना, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट है नहीं, x इक्वल टू 0 क्या है, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब इसी में से निकालना है ना, इसी इंट्रीज में रखना, कितने मैट्रिक्स संभव हो सकते हैं, तो देखते हैं यूज करके। आपको इस तरह से काउंट करने पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था मिक्स करके डिटर्मिनेंट है इसका, तो कैसे करिएगा बताइए। 0 रखना है, तो एक तो 0 0 0 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है देखिए, ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, एक हो सकता है। और देखिए क्या हो सकता है बताइए, एक ए हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनता है। और क्या होगा बताइए, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और हो सकता है इसका वैल्यू 0। तो 0 के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 के लिए निकालते हैं। तो 1 के लिए कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो 1 के लिए हो सकता है 1 1 0 0, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा। कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाए, तो 0 हो सकता है, सॉरी 1 तो रहेगा ही, अगर इधर कीजिएगा तो नहीं आने वाला 1, तो 1 तो होगा ही, एक 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 तो रहेगा ही। यहाँ पर 1 अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब एक से डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 1 रहे तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा मैट्रिक्स संभव नहीं है, ठीक है ना।
इसी 16 में से मैट्रिक्स है, 16 मैट्रिक्स में ही ए 3 मैट्रिक्स इधर हो गया। अब एक एक्स इक्वल टू अगर माइनस बन रहे, दैट मीन्स मैट्रिक्स वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का -1 हो, कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, एक ऐसी इस तरह से निकालते हैं। तो -1 कैसे आएंगे, 1 इधर रखेंगे, 0 इधर रखेंगे, एक मैट्रिक्स इधर हो जाएगा, एक मैट्रिक्स इधर हो जाएगा, 1 और यहाँ 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 होगा। एक मैट्रिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए एक मैट्रिक्स और पॉसिबिलिटी बनती है, एक हो जाएगा यहाँ 1 1 1 0, देखिए इसका भी वैल्यू माइनस, इसके अलावा और संभव नहीं है। तो एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो एक आपके पास ये मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, इतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें इतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो जब वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट बन रहे तो 3 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, तो इसी नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाए, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक्स इक्वल टू बन रहे वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट का, तो कितने 3। सिमिलरली एक्स इक्वल टू माइनस बन रहे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज हुज वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज -1, तो कितने संभव होंगे बताइए, 3 है नहीं, इसी को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। और एक्स इक्वल टू 0 रहेगा तो कितने, ये तो 3 तो हो गया ना, 3 आउटकम इसमें, 3 आउटकम इसमें हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं 0 1 के कंटेन करने के लिए, बताइए 16 हो सकते हैं। तो 16 हो सकते तो 6 तो इधर ही हो गया, तो 0 एक्स इक्वल टू 0 जब होगा तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बताइए, 16 - 6 होगा ना, 16 - 6, तो हम क्या बोल सकते हैं, 16 - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितने होंगे, 10 होंगे, है नहीं, 10 होंगे। तो यहाँ से फिर एक पेज और ले लेते हैं, तो यहाँ से समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। तो अपने पास क्या था, प्रोबेबिलिटी का अभी बताया था, प्रोबेबिलिटी नंबर प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या था, प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रहता है, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने रहते हैं, आउटकम कितने रहते हैं बताइए, 10, इसमें 3 आ रहा था, इसमें 3 मैट्रिक्स संभव होते थे, 3 मैट्रिक्स संभव हो रहे थे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 16, इसमें के लिए भी 16, इसके लिए भी 16 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू बताइए, 10/16 हो जाएगा, और 3/16 हो जाएगा, और इसमें भी 3/16 हो जाएगा। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 रहे, दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स इक्वल टू वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए 0 रहे, तो नंबर इसका प्रोबेबिलिटी कितना प्रोबेबिलिटी बन सकता है, 10/16, इसमें कितना प्रोबेबिलिटी बन सकता है, 3/16, 3/16, ये अपने पास पी का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या करते हैं, आपको मीन निकालना पड़ेगा, यहाँ एक्स का वैल्यू निकल गया, तो इसको इस तरह से चार्ट बना लीजिए तो सही रहेगा, चार्ट बनाना होगा तो ऐसे बना लीजिए, आपको एक्स हो गया, पी ऑफ एक्स हो गया, है नहीं, पी ऑफ एक्स होगा ना, जब एक्स इक्वल टू 0 रहे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 10/16, और इसमें कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू -1 रहा है तो इसका 3/16 आ रहा है, और एक्स इक्वल टू 1 रहा है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3/16, ये आ गया, ऑलरेडी निकाल चुके हैं इतने। तो अब क्या करना है आपको, अपने को मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स सिग्मा पी ऑफ एक्स करके मतलब एक करस्पॉन्डिंग इससे निकालेंगे, तो यहाँ से मीन आपको आगे अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक कर सकते हैं, तो इससे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो -13/6 और 3/6 16 3/16, हाँ नहीं 3/16 3/16। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड ऑन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मीन का वैल्यू अपने पास 0 हो गया, हमें क्या निकालना, वेरिएंस निकालना। वेरिएंस का फार्मूला शुरू में ही बताया था, सिग्मा x² p माइनस मीन का स्क्वायर, दैट मीन्स मीन का स्क्वायर। तो मीन तो 0 आ रहा है, तो x² p कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x² निकाल लीजिए, ऐसे कीजिएगा, x² लिखिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कर दीजिए। तो x² इंटू पी कीजिएगा तो यहाँ पर 1 इंटू पी क्या करना है, x² इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना, तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, 10/16 इंटू 0
फिर क्या यूज कीजिएगा 3/16 इंटू 1, फिर क्या कीजिएगा 3/16 इंटू 1, ये हो गया आपके एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस मीन स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 3/16 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 6/16, दैट मीन 3/8 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 3/8, तो वेरिएंस आ गया। तो कहिएगा सर बहुत सारा लंबा बन गया, नहीं जी इसको टाइम भी लग गया ज़्यादा। तो हाँ जी इसमें देखिए टाइम तो लग गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में बनाएगा तो मैं ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन अपने पास जब रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं ना, आपको डायरेक्ट ही पता चले 2 एलिमेंट है, दैट मीन मैं ये जो एक क्या है इंट्रीज जो ले रहा है 2 एलिमेंट को कंटेन कर सकता है मैक्सिमम, तो 2 रख सकता है, तो एट ए टाइम एक 1 रखेगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स से 16 निकल जाता। अच्छा जैसे ही 16 निकल जाता तो हमें क्या करना पड़ता, इसमें से बोला था एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स था, तो एक्स कौन कौन सा वैल्यू रख सकता है, तो ऑलरेडी निकाल सकते थे कितने पॉसिबिलिटी है, तो 1 -1 और 0 रख सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट बना लेते। हमें सिर्फ समझाने के लिए नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ तक निकालने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो टाइम लगा, लेकिन बोलूँगा आसान क्वेश्चन, बहुत ईजी नहीं बोल सकता, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन इसको बोल सकता हूँ, और ठीक ही है। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन पूछा है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से लेके क्वेश्चन पूछा है एनटीए वालों ने, मिक्स भी है, लेकिन मैं बोलूँगा स्पेसिफिक टॉपिक से किसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ डाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री धर के रख दिया है, पता नहीं किस तरह क्वेश्चन बनाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी देख चुके ना, इसका आंसर कितना आया था 3/8 आया था, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है 15 का। एक लास्ट क्वेश्चन है 16 आज के लिए। तो बैग 1 यहाँ है, बैग 1 कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स n वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर टू बैग 2, अ बॉल इज then drawn randomly from bag 2 if the probability that the ball is drawn white is 29/45, then the n is equal to what। तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, पेन खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक बैग है, एक बैग और है, 2 बैग है ना, बैग 1 यहाँ देखिए बैग 1 है, बैग 2 है। बैग 1 में क्या बोला है 4 वाइट बॉल है, यहाँ देखिए 4 वाइट बॉल है, अब प्लस 5 ब्लैक बॉल है ना, 4 वाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। उसके बाद बोला है बैग 2 में n वाइट बॉल है और क्या बोला 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। यहाँ तक तो दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन इतना है। उसके बाद बोला है 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 1, यह क्या किया है कि बैग 1 से 1 बॉल को निकाल लेते हैं। तो 1 बॉल जब निकालेगा तो आइदर वाइट होगा चाहे ब्लैक होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैग 1 में दिया हुआ क्वेश्चन में ही 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो जब निकालेंगे तो इधर वाइट निकलेगा चाहे ब्लैक निकलेगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो एक ही बॉल निकालना है, क्वेश्चन में बोला है एक ही बॉल निकालना है। 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 1, ठीक है। और क्या किया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया बैग 2 में, एक बॉल निकाला इससे इस बैग में ट्रांसफ़र कर दिया, दैट मीन्स एट ए टाइम तो एक ही बॉल निकालेगा ना। तो एक बॉल निकाल के अगर वाइट बॉल निकालेगा तो वाइट बॉल यहाँ रखेगा, ब्लैक बॉल निकालेगा तो ब्लैक बॉल निकालेगा, है नहीं, बताइए, है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से जब निकालेगा एट ए टाइम एक ही बॉल निकालेगा, यहाँ से वाइट बॉल निकालेगा तो वाइट बॉल रखेगा, ब्लैक बॉल निकालेगा तो ब्लैक बॉल रखेगा। तो एक कंडीशन को पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है 2 कंडीशन बनेंगे, 4 वाइट बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, तो बैग 1 है, इस बैग तो 2 कंडीशन बनेंगे, इस किस में रखना है, इस बैग 2 में रखना है। तो बैग 2 में 2 कंडीशन बनने वाले, बैग 2 में एक कंडीशन ऐसा है कंडीशन, जिसमें से इनिशियली क्या है, इनिशियली n वाइट बॉल है 3 ब्लैक बॉल है। तो इसमें से अगर सपोज एट वाइट बॉल रखता है, वाइट बॉल यहाँ से निकाल रहा, 1 वाइट बॉल निकाला
और यहाँ से 1 ब्लैक बॉल निकाला। एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है, एक एट रैंडमली कर रहा है ना, तो दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार ये निकाल सकता है चाहे एक बार ये निकाल सकता है। तो अगर इससे वाइट बॉल निकल गया, वाइट बॉल निकल गया, तो जब इसमें वाइट बॉल निकल गया और बैग 2 में रख दिया, तो वाइट बॉल पहले कितने थे, n वाइट बॉल थे, इनिशियली तो ही था ना, और 3 ब्लैक बॉल, तो इसमें वाइट बॉल कितने हो जाएंगे, n+1, बताइए, n+1 वाइट बॉल हो जाएगा, है नहीं। अब ब्लैक बॉल तो नहीं रखा गया ना, ब्लैक सिर्फ वाइट बॉल निकाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल तो पहले ही जैसा रहेगा ना, बैग 2 में इनिशियली क्या 3 ब्लैक बॉल था, यही रह जाएगा। अगर ब्लैक बॉल निकाला इससे, इस बैग से, बैग 1 से अगर ब्लैक बॉल निकाला, तो इसमें ब्लैक बॉल रखना, ये तो नहीं है कि ब्लैक बॉल निकाल क्या फेंक देगा, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बैग 2 में ही रखना है ना, क्वेश्चन में लिखा है 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर टू द बैग 2, तो ट्रांसफर करेगा ना बैग 2 में, तो ही मैं बोल रहा हूँ ब्लैक बॉल निकालेगा। तो इनिशियली कितने ब्लैक बॉल थे, 3 ब्लैक बॉल थे, तो इसमें से क्या करेगा, एक ब्लैक बॉल रखेगा यहाँ से, तो 3 ब्लैक बॉल रखेगा, तो एक ब्लैक बॉल यहाँ आ जाएगा, तो 3+1 कितने हो जाएंगे, 4 ब्लैक बॉल हो जाएंगे ना बैग 2 में, जब 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करके यहाँ से रखेगा। अब इनिशियली कितना था, n वाइट बॉल, तो वो चेंज नहीं होगा ना, तो चेंज नहीं होगा, तो अपने पास 2 कंडीशन, एक कंडीशन ये बन गया, एक कंडीशन ये बन गया, बताइए हाँ या नहीं। अब इसी कंडीशन से निकाला, अब उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ तक तो हो गया, समझ में आया ना, ये जो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा क्या हुआ है। बैग 1 में जो कंडीशन इनिशियली, जो इनिशियल कंडीशन है दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया, एक बॉल को निकाल दिया बैग 1 से, और एट ए टाइम तो वाइट निकलेगा चाहे ब्लैक निकलेगा, अगर वाइट निकला तो इस तरह कंडीशन बनेगा, ब्लैक निकला तो इस तरह कंडीशन बनेगा, है नहीं। आगे कोई पढ़ते हैं। अब बॉल इज देन ड्रॉन रैंडमली बैग 2, अब क्या कर रहा है, इससे निकाल लिया, अब क्या किया है, इस बैग से एक बॉल निकाल लिया, क्या किया है, इस बैग से बैग 2 से 2 कंडीशन अपने पास रखा हुआ है बैग 2 के लिए, अब इससे क्या किया है, एक बॉल रैंडमली निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट, क्या बोला है कि अगर इस बैग से, बैग 2 से कोई एक बॉल निकाला, क्या है संजोगों से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल वाइट हो, तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो निकलेगा बैग 2 से, पहले क्या किया, बैग 1 से 1 बॉल निकाला और इसे बैग 2 में रख दिया, जब बैग 2 में रख दिया तो वहाँ तक तो कंडीशन बन गए, लेकिन अब बोल रहा है कि कोई 2 कंडीशन बने, तो यहाँ से किया तो आइदर इस कंडीशन वाले से अगर बॉल निकालेगा, इस कंडीशन वाले से अगर बॉल निकालेगा बैग 2 से, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, इससे निकालेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, लेकिन अपने पास पहले ही बोल दिया है कि दोनों कंडीशन हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता, इससे निकाल लिया, इसमें रख दिया, इससे निकालने फिर बैग 2 से निकाला तो हमें वाइट मिल गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है क्वेश्चन में 29/45, तो अपने को बोला इनका वैल्यू निकालो, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो बनाते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी वाले थ्योरम लगाएं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अगर पता होगा तो उसी का यूज करेंगे। तो ठीक है, इसमें करना क्या है, पहला इवेंट क्या बनेगा, पहला इवेंट बनेगा, बताइए पहला इवेंट क्या है, इससे पहला काम क्या किया गया है, बैग 1 से अगर लिखना चाहिए तो इवेंट में लिखिएगा, इवेंट में तो क्या किया है, फर्स्टली ड्रॉन अ बॉल फ्रॉम बैग 1, यही है ना, पहला काम तो यही करना, इसको इसको क्या करते हैं, EI मान लेते हैं, पहला क्या गया, फर्स्टली ड्रॉन ए बॉल फ्रॉम बैग 1, तो इसको EI मान लेते हैं, EI मीन्स आयत कंडीशन है ना, फर्स्ट टाइम क्या किया है, फर्स्ट डे किया, तो इधर 2 इवेंट बनेंगे ना इसके, E1 बन जाएगा, E2 बन जाएगा, E1 किसको डिनोट करेगा, मान लीजिए ए इवेंट E1 है, इवेंट E2 है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 इवेंट बनेंगे ना, 1 बॉल निकालने का कंडीशन, इससे अगर बैग 1 से निकालेंगे 2 ही कंडीशन बने, तो हम दो इवेंट बना लिए, एक इवेंट E1 बना लिए, एक इवेंट E2 बना लिए, तो E1 इवेंट किसको बोल रहा है, सॉरी आगे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो और अच्छा रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे फिर बढ़िए, इसी में एक इवेंट ये बनेगा, E1 इवेंट किसके लिए डिनोट करेगा, E1 इवेंट जो होगा, ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, फिर E2 किसको डिनोट करेगा, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, बोल सकते हैं, है नहीं, बैग 1 से
बैग वन से, बैग वन से, बैग वन से ही ना ई आई इवेंट किसको माने थे, बैग वन वाले। अब क्या करते हैं, अपने को बैग टू से निकालने का इवेंट को बैग टू से निकालेंगे, तो अपने के पास बैग टू से निकालते हैं तो कौन सा बॉल निकलता है, वाइट निकलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं ए, उसकी प्रोबेबिलिटी ए मान लेते हैं। ए क्या है, प्रोबेबिलिटी, सॉरी ए इवेंट मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी तो बाद में बनाएंगे ना। ए इवेंट मान लीजिए, इवेंट ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, बोल सकते हैं ना। ए इवेंट को क्या मान लें, ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, तो दो कंडीशन बने। तो लेकिन बैग टू से कब निकालेंगे, ए वाला इवेंट हो चुका है तभी, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी लगाए। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ए क्या है, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, यही है। तो इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ इवन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई इवन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए वाई ई टू, है या नहीं, यही होगा। मतलब कहने का मतलब है इवन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट का मतलब क्या है, इवन इवेंट किसको डिनोट कर रहा है, ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख सकते हैं P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन के क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है बैग वन से, तो सिंपल है ना। अपने पास अवेलेबल कितने हैं बैग वन में, 4 वाइट है, 5 ब्लैक है। तो सिमिलरली अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया हूँ, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, जस्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो उसमें से क्या है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, तो इसमें से वाइट बॉल निकालने का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वाइट बॉल निकालने का, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे। अपने पास 9 बॉल है, तो 9 बॉल में एक बॉल भी कोई भी निकल सकता है या नहीं, तो हो जाएगा। तो अपने पास क्या करना है, इसमें अगर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 4 ही वाइट बॉल है ना, तो 4 वाइट, इवन क्या है, इवन जो इवेंट है वाइट बॉल निकालने वाला है, एक ही बॉल निकालना है, तो 4 वाइट बॉल में एक बॉल निकालने का क्या आउटकम रहेगा, तो 4C1 होगा कि नहीं होगा, 4C1। किसी एन ऑब्जेक्ट रहे, एन ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना रहे, तो क्या होता है, एनसीआर होता है ना। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने का तरीका क्या होता है, एनसीआर होता है, सिलेक्ट करने का तरीका। सिमिलरली 4 वाइट बॉल है, इसमें 1 वाइट बॉल को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, 4C1। तो यहाँ बोल सकते हैं 4C1, फेवरेबल केसेज यही होगा ना, 4C1। और टोटल नंबर ऑफ केसेज कितना होगा, 9 बॉल में सिर्फ एक बॉल निकालना है, तो 9C1 हो जाएगा, है बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, है नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या डिनोट करेगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट क्या है, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन, है नहीं, ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन। इसमें से लिख सकते हैं ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन, इससे तो क्या इसके लिए फेवरेबल केसेज होंगे, तो 5 ब्लैक बॉल में एक ही बॉल निकालना है ना, तो वैसे ही करना है। तो पहले लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन, है नहीं, यही लिखिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए, अपने पास कितने ब्लैक बॉल थे बैग वन, 5 ब्लैक बॉल, तो 5C1 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे, 9, तो 9 में से कितना हो जाएगा, 9C1 हो जाएगा। तो इसको लिखेगा तो 4/9 हो जाएगा, इसको लिखेगा तो 5/9 हो जाएगा ना, 5/9। तो P ऑफ E2 निकल गया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इसका, तो ये अपने पास निकल गया, इसका भी निकल गया। अपने पास फिर क्या निकालना है, ए वाई वाइट बॉल निकालने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यही इसका यूज करेंगे। तो अपने पास क्या करना,
पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ ए बाई इवन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल, इसको लिख सकते हैं, लिख लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैक टू ना, बैक टू, हाँ देखिए एक किसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैक टू, गिवन दैट यही होता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही लिखा जाता है, गिवन दैट अ ब्लैक बॉल क्या इवन किसको नहीं, वाइट बॉल, तो सॉरी तो ब्लैक की जगह वाइट लिख लीजिए, तो इवन वाइट बॉल अ वाइट बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन, वाइट बॉल ऑलरेडी ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, है नहीं, यही होगा। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अपने पास कंडीशन कौन सा बना, इस कंडीशन के लिए ना, बैक टू, वाइट बॉल यहाँ से आया ना, ए कंडीशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें से जब एक कंडीशन हो गया तो अपने पास बैक टू में कौन सा कंडीशन बना, n+1 वाइट बॉल बना और 3 ब्लैक बॉल बना। तो बताइए यहाँ से देखिएगा, n+1 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, तो अपने पास इसी का प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें फेवरेबल केसेज कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। तो n+1 वाइट बॉल है, अपने को क्या चाहिए, वाइट बॉल ही चाहिए ना, सिर्फ वाइट बॉल चाहिए, तो n+1 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल है, तो अपने पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, n+1 वाइट बॉल में एक बॉल निकालने का तरीका कितना हो जाएगा, n+1 और C1 होगा, है नहीं, यही होगा ना, n+1 तरीका ही होगा अल्टीमेटली, तो इसको लिख सकते हैं n+1 बताइए n+1 C1 होगा कि नहीं होगा, और डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने होंगे, इसमें देखिए n+1 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाए, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने, n+4 है, तो n+4 बॉल में एक ही बॉल निकालना है ना, तो n+4 C1 होगा, है नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का NCR तरीका होता है। सिमिलरली अपने जो यहाँ पर है इवन इवेंट हो चुका है, तो यहाँ पर वाइट बॉल निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो n+1 वाइट बॉल में एक ही बॉल सेलेक्ट करना है, तो n+1 C1 होगा, और टोटल बॉल कितने हैं, n+4 है, तो इसमें से एक बॉल निकालने का तरीका कितना हो जाएगा, n+4 C1, तो इसको लिखेगा कैसे लिखेगा, n+1 बाई n+4, तो P ऑफ A बाई E1 हो जाएगा, है नहीं, सिंपल है, ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ गए। अब एक पेज और लेनी पड़ेगी जी, ठीक है। अब अपने पास किसको निकालना, P ऑफ A बाई E2, है नहीं, तो अपने पास इसको कैसे निकालेगा बताइए, तो A बाई E2 मतलब वाइट बॉल निकालना, इसको लिख ही लेते हैं तो और क्लियर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैक टू, गिवन दैट क्या दिया हुआ, अ ब्लैक बॉल, एक E2 इवेंट हो चुका है ना, तो दैट मीन्स ब्लैक बॉल ड्रॉन हो चुका है, अ ब्लैक बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन फ्रॉम बैक वन, है नहीं, लिख सकते हैं ना, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने वाइट बॉल है, n वाइट बॉल है, तो n वाइट बॉल में एक बॉल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, n C1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल n+4 हो जाएगा, ऐड कीजिए ना, तो n+4 C1, है नहीं, तो इसका n हमें पता है NC का वैल्यू n होता है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं, n बाई n+4 हो जाएगा, तो अपने पास P ऑफ A बाई E2 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नहीं, तो अपने पास क्या क्या निकल गया, P ऑफ A निकाल लिए, P ऑफ A कितना आया था 4/9, P ऑफ E1 ना, P ऑफ ये देखिए ना, P ऑफ E1 4/9 आया था, P ऑफ E2 कितना आया था 5/9, तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। और P ऑफ A बाई E1 कितना आया था n+1 बाई n+4, और P ऑफ A बाई E2 कितना आया था बताइए, अभी जस्ट निकाला n/n+4, डायरेक्ट टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका P ऑफ A ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, देखें ना, ये प्रोबेबिलिटी दैट
बॉल इज ड्रॉन इज वाइट। तब एक क्या दिया है, पी ऑफ ए दे दिया है क्वेश्चन में, तो पी ऑफ ए कितना दिया हुआ 29/45 ना, 29/45। तो ए दिया 29/45, इसका यूज कर लेते हैं, इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ यही करेंगे, तो क्या लिखिएगा बताइए, अगर इस तरह से इसको यूज कीजिएगा, देखिए इसको यूज कीजिएगा इसमें, तो पी ऑफ ए की जगह कितना लिखिएगा 29/45। तो यहाँ लिखते हैं 29/45 ना, 29/45 इक्वल टू, अब क्या कीजिएगा पी ऑफ ई1, तो पी ऑफ ई1 लिखिएगा तो कितना लिखिएगा 4/9, तो 4/9 लिखिए आई इंटू, और किसके वैल्यू लिखिएगा पी ऑफ ए बाई ई वन, तो पी ऑफ ए बाई ई वन, तो पी ऑफ ए बाई ई वन कितना है n+1/n+4 ए हो गया। फिर प्लस कीजिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस कीजिए, पी ऑफ ई टू कितना है, पी ऑफ ई टू 5/9 है आई इंटू, और पी ऑफ ए बाई ई टू कितना है n/n4, n+4 है ना, तो n+4 ए कर लिए। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 29/45 हो गया, और यहाँ पर कॉमन है तो 9 इंटू n+4 कॉमन है, तो 4n+4 अब +5n डिवाइडेड बाई 9 इंटू n+4 कर सकते हैं। अब इसको 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, तो इसको इधर भेजिए 29 + 116, 29 इंटू n 29 हो जाएगा, 29 इंटू 4 116, और यहाँ पर कीजिएगा 5 इंटू 4 20n अब प्लस 20 अब प्लस कितना हो जाएगा 25n हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, तो 45n हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, 29n + 116। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, तो 116 माइनस 20 और 45n माइनस 20n, यही है ना। तो यहाँ 96 हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 16 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 96/16, और 16 6 जा 96, तो n का वैल्यू 6 आ गया। क्वेश्चन एक अच्छा था, टोटल प्रोबेबिलिटी था। तो आपको बेसिक्स इसमें क्या है ना, बेसिक्स डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी को भी सिखा दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन बता दिया, और कैसे सिलेक्ट करते इवेंट को उसके बारे में बता दिया। एक अच्छा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन सीखे। तो एक तो सीखे सर्किल वाले क्वेश्चन, एक सीखे कौन सा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी, और एक टोटल प्रोबेबिलिटी वाले देखें। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन एक ही साथ में प्रोबेबिलिटी का पूछ दिया, पता नहीं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। जो भी रहे, तो हमें जो सीखने का था सीख लिए, जैसा भी रहे अपने को तो सब सीखना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो इस सॉल्यूशन को समझने में, तो मैं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी फीडबैक देना चाहते दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, अच्छा बुरा आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।